हम लोग चर्चा करें वैद्युत आवेश के संबंध में कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आज के भौतिकवादी युग में विद्युत के बिना किसी भी सुख संसाधन की कल्पना करना अपने में एक प्रकार की हंसी ही होगी। अब देखिए, जैसे कोई भी चीज़ हो, उसका शुरुआत बहुत ही रोचक होता है। जब आप किसी भी चीज़ के तह में जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से इन सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई और ये सब चीज़ें आज अपने मूल रूप में कैसे आए। तो वैद्युत आवेश को बताएं और इसके संबंध में हम इसके बेस पर ना जाएं तो यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज से 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले, जो यूनानी दार्शनिक थे, देखिए ज़्यादातर खोज का संबंध यूनान से प्राचीन रूप से रहा है, तो उसी में से इसका भी संबंध वहीं से है। यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह चर्चा किया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं, उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ है, जो कि एक प्रकार से अंबर के संबंध में चर्चा थोड़ा सा करते हैं। जैसे लाख है, रेजिन है, या यूँ कहें कि जैसे पेड़ से जो रेजिन निकलता है, वही जब पृथ्वी में काफ़ी प्राचीन काल तक दबा पड़ा रह गया तो एक प्रकार से धातु की तरह से अंबर नामक पदार्थ बना, जिसका कि आज अब जो है कृत्रिम रूप भी मौजूद है। तो उन्होंने इस अंबर नामक पदार्थ को, जो कि उस तरह से देखने में धातु जैसा प्रतीत हो रहा था, तो अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा? ऊन से। ऊन से आप परिचित हैं। देखिए, फिजिक्स पढ़िए और अगर बेसिकली आपके सामने उन सब चीज़ों की एक संकल्पना ना बने तो वह आपके लिए बहुत ही रोचक नहीं होगा। तो अंबर नामक पदार्थ को जब उन्होंने ऊन से रगड़ा तो उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर इसमें अंबर नामक पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे अंबर को ऊन से रगड़ दिया और उसके बाद अंबर को अन्य हल्की वस्तुओं के तरफ ले जाते हैं तो वह उनको आकर्षित करता है। लेकिन विडंबना रही कि काफ़ी समय तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सौभाग्य से सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इन्होंने इस प्रयोग की श्रृंखला को आगे बढ़ाया और उन्होंने देखा कि अंबर को ऊन से ही रगड़ने पर नहीं, बल्कि अन्य पदार्थों पर जैसे कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख है इत्यादि पर रगड़ने पर भी यही प्रॉपर्टीज़ आ रही है, वही गुण आ रहा है। तो उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और इस प्रयोग को आगे बढ़ाने पर ये सिद्ध किया कि जब इसको अंबर को ऊन पर रगड़ते हैं या आबनूस को या कांच को, इन
अन्य पदार्थों को जैसे जैसे हम रगड़ते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण आता है। क्योंकि यह गुण घर्षण के फलस्वरूप आता है, इसलिए इस गुण को विद्युत नाम दिया गया। तो ये रहा बेस कि विद्युत नाम आया कहाँ से, और यह एक प्रकार के कणों पर निर्भर करता है जिसको वैद्युत आवेश कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा थोड़ा सा इसके इतिहास के संबंध में। अब हम चर्चा करते हैं ये जो वैद्युत आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इससे भली भांति परिचित हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के, धन आवेश। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये मूल रूप में ही तुरंत संकल्पना तो आ ही नहीं गई कि धनावेश होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये संकल्पना कैसे आई, ये भी बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए, ये प्रयोग जब आगे बढ़ाया जाना शुरू हुआ तो उसमें शुरुआती उल्लेख आप पाएंगे कि रेशम, रेशम के कपड़े पर या रेशम पर कांच, ये रहा कांच, ध्यान में रखिएगा, रेशम पर कांच को रगड़ा गया तो हम पाते हैं कि कांच पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है। और उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए बिल्ली की खाल पर बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ा गया तो उस पर भी एक प्रकार का आवेश प्राप्त हुआ। बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ रगड़ी गई और रेशम पर कांच रगड़ा गया। लेकिन जब कांच को आबनूस के पास रगड़ने के बाद का सिलसिला, जब कांच को आबनूस के पास लाया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से, या यूँ कहें कि एक दूसरे के समीप आना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन दो प्रकार के आवेशों की उत्पत्ति हुई। एक तो जो पहले प्रकार का है, जो रेशम को कांच पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको धनात्मक आवेश नाम दिया गया, और जो बिल्ली की खाल पर आबनूस को रगड़ने पर जो आवेश प्राप्त हुआ उसको ऋणात्मक आवेश का नाम दिया गया। अब शुरुआती अवस्था में ये दोनों प्रकार के आवेश के संबंध में इसी प्रकार से केवल नामकरण कर दिया गया कि एक कण धनावेशित है और दूसरा कण ऋणावेशित है। लेकिन यह संकल्पना धीरे धीरे चल करके स्पष्ट हुई, और जब आगे चल करके इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सामने आया तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की संकल्पना क्या है। देखिए, अगर इस तरह से आप समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही रुचिकर होगा। तो हम देखते हैं, तो इस प्रकार से एक बार फिर से पुनः दोहराव कर देते हैं कि जब रेशम पर जो प्रयोग का सिलसिला चला था, रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ा गया और बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ा गया, तो दोनों प्रकार के ये छड़ आवेशित हो गए। एक प्रकार की छड़ पर जो आवेश हुआ वह धनावेश, और दूसरे प्रकार की छड़ पर जो आवेश हुआ वह ऋणावेश। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में फिर आगे
इस चीज़ को और स्पष्ट करता है वह है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत धीरे धीरे कोई भी सिद्धांत, आपको पता है कि जिस प्रकार से कोई भी सिद्धांत एक ही बार में अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक उसी तरह से वैद्युत आवेश के संबंध में ये बहुत ही रुचिकर इतिहास रहा है। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन थियरी क्या है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि परमाणु क्या होता है। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक जो कि धनावेशित होता है। ये संकल्पना काफ़ी रूप के बाद स्पष्ट हुई, लेकिन ये स्पष्ट संकल्पना है। यहाँ आपको नाभिक के बारे में बता दें कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होता है और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन होता है। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब परमाणु मूल अवस्था में होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और यह अवस्था जो होती है उदासीन अवस्था होती है, विद्युत उदासीन अवस्था, न्यूट्रल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में इससे किसी भी प्रकार के वैद्युत संबंधी कार्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन संयोग से या किसी बाह्य प्रक्रिया की फलस्वरूप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो कमी तभी होगी जब यह अपने से इलेक्ट्रॉन को दे देगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऐसी अवस्था धनावेशित अवस्था होती है। और जब इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, अधिकता हो जाएगी, तो ये प्रकार की अवस्था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश। अब आप कहेंगे कि गजब, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो धनावेश। इलेक्ट्रॉन इसमें से जब निकलते हैं या आप जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप धनी कहे जाते हैं। इस चीज़ ऐसे इसको समझिएगा। और जब आप कहीं से कुछ ग्रहण करते हैं तो उस समय आप ऋणी कहे जाते हैं। सेम यही संकल्पना इसकी भी है। जब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है तो इस पर परमाणु पर धनावेश चढ़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, अधिक होने का मतलब जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश चढ़ता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के आवेश की संकल्पना सिद्ध हुई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा भी, जिसमें बेसिकली आप इसी पर ध्यान दीजिएगा। ये तो मान लीजिए कि मूलभूत संकल्पना चल रही है। जब सवाल इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पूछ लेता है कि ये बताइए इस पर इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी है तो आवेश कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश होगा। तो ये है स्थिति। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बाद पुनः फिर हम चलते हैं जो आपको बताया गया था कि बिल्ली की खाल और रेशम। तो रेशम पर जब आपने कांच रगड़ा था, आपको याद है, रेशम पर कांच को रगड़ा था
और बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ थी। आबनूस ये है कांच। तो वहाँ हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि इस पर धनात्मक आवेश आ गया, इस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। ये बहुत ही रुचिकर चीज़ है। ये देखिएगा, इस पर धनात्मक आवेश आया कैसे। जब रेशम पर कांच को रगड़ा गया तो कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले गए। कहाँ चले गए? कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले गए, इसलिए कांच धनावेशित हो गया और रेशम ऋणावेशित हो गया। उसी तरह से इस पर जब आते हैं, ये प्रयोग की कड़ी है। शुरुआत में बताने पर ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ ये चीज़ पुनः स्पष्ट हो जाती है। जब बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ से रगड़ते हैं तो आबनूस तो ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती। कैसे? क्योंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आबनूस पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब ये ऋणावेशित हुआ, और बिल्ली की खाल पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इसने दिया, इसको दान दिया। धनी है तभी दान देगा, अर्थात ये धनावेशित हुआ। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। जब आप इसको देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जितना इधर था उतना जितना यहाँ से गया उतना यहाँ आसीन है। तो कहाँ स्थिति में परिवर्तन हुआ? हाँ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, डिसबैलेंसिंग हुई, यहाँ कम हुआ, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो संतुलन प्रभावित हो गया। इस तरह से इस जो संतुलन प्रभावित हुआ है उसी को दर्शाने के लिए चिन्हों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी प्रकार आगे चल करके आप पाएंगे वैद्युत आवेश संरक्षण। जैसे आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से वैद्युत आवेश संरक्षण है।